हाँ भाई, हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड एडियम। गुड एडियम समझते हो तुम लोग? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आवाज़ आवाज़ आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे। भैया मिस्टर इंडिया नहीं हूँ मैं। आज की आपकी क्लास है स्टैटिक जीके की, है ना। और ये ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें आप लोगों को कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वाली क्लास आप लोगों की पेन टैब की होने वाली है ना। मतलब इसमें मैं आपको सिर्फ सुनाई दूंगा, दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है बच्चों। और स्टैटिक जीके तुम लोग सब जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कितने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इस सीरीज़ में जिसमें हमने एडिक्विटी के न्यू पैटर्न पे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। पॉलिटी, आप लोगों को हिस्ट्री और आप लोगों को इकोनॉमिक्स। और आज टर्न है हमारी स्टैटिक जीके का। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, जिसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आज की क्लास को थोड़ा ज़्यादा और इनोवेटिव और स्टैटिक जीके का है। तो बच्चों इसमें आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए ये क्लास आज पेनटेब की है। और आप क्लास के बाद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्लास कैसी रही है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है। स्टैटिक जी के बच्चे अच्छा समझेंगे इसको। एक चीज़ होती है डायनेमिक, एक चीज़ होती है डायनेमिक, मतलब जो चेंज हो रही है ना। और स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो चेंज नहीं हो रहा। स्टैटिक जी के इतना बड़ा पोर्शन है कि ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डांसेस, फोक डांस, नेशनल पार्क और ये सब। अब इस वीडियो का सिर्फ मतलब इतना है बच्चों कि इसमें 43 क्वेश्चंस हैं और 43 क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें बहुत सारे फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा विच आर यूजफुल फॉर योर एग्जाम। ये हर एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तुम्हें पता चलेगा कि नए पैटर्न पे एडिक्विटी ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, ठीक है बच्चों। तो जिस क्वेश्चन में डेप्थ चाहिएगी, तुम लोग जानते हो मैं डेप्थ तुम लोग को दे पाता हूं। और इस वाले लेक्चर में तो थोड़ी सी और भी हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा साधारण सा क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। वानखेड़े स्टेडियम बच्चों कहाँ पे है? अरे भाई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। एक फेमस स्टेडियम चेन्नई का याद कर लेना, कोलकाता का याद रख लेना, जैसे कि ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ठीक है, चिन्ना स्वामी चेन्नई। तो इस तरह की मतलब चीज़ें, हालांकि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इतना तो ये बेसिक सी बात है, हमें पता ही होता है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई में है। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत 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 ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड? ठीक है, ये एक फिक्शन किताब है जिसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। ये फर्स्ट हिंदी बुक है टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसका आंसर तो गीतांजलि श्री है, लेकिन बच्चों इसमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इस लेक्चर के नोट्स बना लेंगे, मैंने मतलब पहले आप लोगों को नहीं कहा, लेकिन ये लेक्चर के नोट्स अगर आप बना लेंगे तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत बार पूछा गया है। चलिए जानते हैं पहले तो इसी के बारे में कि व्हाट इज दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्या है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये बच्चों लिटरेरी अवार्ड है। लिटरेरी समझते हैं आप लोग? ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि फिक्शन, जो फिक्शन किताबें होती हैं, फिक्शन मतलब कल्पना, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है, जो फिक्शन की जो कहानियां हैं, जब उनका ट्रांसलेशन होता है, जब उनका ट्रांसलेशन होता है टू इंग्लिश, उन किताबों को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। पहली चीज तो आप यही याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें कितना अमाउंट मिलता है? 50,000 यूरोज हैं बच्चे, ठीक है, 50,000 यूरो जो कि शेयरिंग में दिए जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। 50,000 यूरो का मतलब बच्चों 50 लाख रुपए के आसपास, और ये शेयरिंग में जाएंगे। शेयरिंग मतलब एक जिसने लिखी है उसने, राइटर को, और एक जिसने ट्रांसलेट की है उसको, ठीक है। तो ये जो 50,000 यूरोज ये जो मिलेंगे, इनमें से 25,000 किसको जाएंगे? गीतांजलि श्री को जाएंगे। और जो ट्रांसलेटर हैं आप उनका भी नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रांसलेटर हैं जिनका नाम है डेजी रोकवेल, 25,000 इनको जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जाएंगे शेयरिंग में। इसके साथ साथ हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्टेड आप लोग जानते हैं कि मान लो ये 10 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे जिसमें से गीतांजलि श्री जीती है,
है ना। तो ये जो शॉर्ट लिस्ट 10 हुए थे, इनको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा 2500 यूरोज का। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कब आए थे आप लोग ये भी याद रख लेंगे, 2005 में आए थे ये, जब इसका नाम क्या था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, और ये है क्यों, टू प्रमोट, प्रोत्साहित करने के लिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लिटरेचर को प्रमोट किया जाता है इस अवार्ड के द्वारा। ठीक है, लिटरेचर में, साहित्य में बहुत बड़े अवार्डों में से एक अवार्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों, और भी इसमें जानने को बहुत कुछ है, तो इसीलिए हम ये भी देख लेंगे। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता भाई कब कब पूछ ले वो। ठीक है, 2025 का अवार्ड देख लेंगे हम। 2025 में जो ये अवार्ड मिला था, ये बनु मुश्ताक को मिला था, बनु मुश्ताक, है ना। इनकी एक लिटरेरी फिक्शन जिसका नाम क्या था, हार्ट लैंप। ठीक है, और हार्ट लैंप की खासियत ये थी, ये बच्चों फर्स्ट कन्नड़ वर्क था, ये पहला कन्नड़ वर्क था जिसको ऐसी कोई उपलब्धि हासिल हुई थी। ठीक है, फिर 2024 का भी देख लेंगे हम। 2024 में बच्चों जेनी एर्पेनबेक, जेनी एर्पेनबेक को मिला था। एर्पेनबेक्स में क्यों लिखता हूं, क्योंकि इनकी फिक्शन की किताब जिसका नाम क्या है, कायरोज। ठीक है बच्चों, हाँ भाई ठीक है। अच्छा, ये जो कहानी है, ये जो बुक है जिसका नाम टॉम्ब ऑफ सैंड है, इसके बारे में कुछ जान लो कि ये कहानी किस चीज से रिलेटेड है। टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड में होता क्या है, हल्का सा एक आइडिया ले लो कि एक 80 साल की ओल्ड वुमेन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नोन एज, फिक्शन में जिसका नाम क्या रखा है, माँ। ठीक है, ये माँ जो है 80 ईयर ओल्ड वुमेन, ये डीप डिप्रेशन से एमर्ज होती है, एमर्जेस फ्रॉम डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन से ये बाहर आती हैं। डिप्रेशन समझते हैं ना आप लोग। ठीक है, और ये डिप्रेशन क्यों था, इनको ट्रोमा क्या था, इसमें 1947 के ना पार्टीशन की बात हुई है। तो इनके जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ट्रोमाज ऑफ 1947 का जो पार्टीशन हुआ था। ठीक है, फिर इनकी दोस्ती हो जाती है एक ट्रांसजेंडर से, एक दोस्ती इनकी हो जाती है एक ट्रांसजेंडर पर्सन से, जो कि इनको करता क्या है, जहां पे पाकिस्तान में जहां पे इनकी खराब मेमोरीज हैं, ये इसको वहीं पे लेके जाता है, उन खराब मेमोरीज को फेड आउट और उन खराब मेमोरीज से बाहर आने के लिए। ठीक है बच्चों, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। ठीक है, ट्रांसलेटर कौन है, डेजी रोकवेल। इनाम कितने का है, 50,000। कहानी क्या है, एक 80 साल की बूढ़ी महिला की कहानी है जिनका नाम माँ है, जो एक बहुत गहरे डिप्रेशन से बाहर आती हैं अपनी डेथ के बाद, जब उनकी दोस्ती हो जाती है एक ट्रांसजेंडर से। तो बेसिकली बॉर्डर्स किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना, मतलब सरहदें, सरहदें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, इनका किस तरह से बड़ा प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ सकता है, इस तरह की बातें की गई हैं इस वाली किताब में। ठीक है बच्चों, ये वाली पेन टैप की क्लास इसलिए है सो दैट मैं तुम्हें 1.5 से पौने 2 घंटे में बहुत सारा कंटेंट दे पाऊं जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो। ठीक है बच्चों, तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, इसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया। आंसर आप लोगों का क्या है, आंसर आप लोगों का है गीतांजलि श्री, और उसके साथ साथ हमने इतनी चीजें जान ली। आई होप बच्चों इतनी डेप्थ इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। जो बच्चे स्टैटिक जी के नहीं पढ़े हैं, ये देखो, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको इस तरह से मैं बॉक्स में बना रहा हूं, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, इसके बाद मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। भाई साहब अब तो इसको आप लोग लिख ही लेना। ठीक है, और इसको क्लासिकल डांसेस को तो आप एटलीस्ट याद करके जाएंगे अपने जिस भी पेपर में जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के बाद बच्चों एसएससी वाले स्टूडेंट्स आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे कि सर आप नई सीरीज़ क्या शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम है, आईबी का एग्ज़ाम है, उसके लिए टॉप 100 क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसी सीरीज़ हम लोग इस वीडियो के बाद शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्लासिकल डांसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से क्लासिकल डांसेस कौन सा है, अच्छा ये देखो, गरबा,
लावनी, भांगड़ा, ठीक है। आंसर तो इसमें आपका क्या होगा, आंसर होगा इसमें आपका भरतनाट्यम। लेकिन बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए हैं, ठीक है। तो मैं एक नई स्लाइड का इस्तेमाल करूंगा, नहीं पहले मैं यहीं पे लिखूंगा, पेज बचाते हैं। क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो बच्चों इंडियन क्लासिकल डांस के दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। दो एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं तांडव, है ना, और लास्य। लास्य परफॉर्म होता है ना, जिसको ग्राउ भी बोलते हैं। लास्य परफॉर्म होता है भाव से, ठीक है, रस से, ठीक है बच्चों। और इसमें हम ये देखेंगे कि इसके दो मेन एस्पेक्ट हैं क्लासिकल डांसेस के, और तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एग्जामिनर ने बच्चों यहां से भी क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ भी बेमतलब नहीं है, हाँ ठीक है। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से आपके होते हैं? पहले नृत्य, दूसरा नृत्य, और तीसरा नृत्य। ये तीन एस्पेक्ट हैं। ये भी बच्चों पूछा गया है, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि नृत्य शास्त्र किसने लिखा है? नृत्य शास्त्र इज रिटन बाय, किसने लिखा है? भरत मुनि ने। याद आया कुछ? किसने लिखा है बच्चों? भरत मुनि ने लिखा है, ठीक है। अब मैं एक स्लाइड पे तुम्हें भारतनाट्यम के बारे में कुछ चीजें बता दूंगा। भारतनाट्यम क्यों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीएन, भारतनाट्यम। ये किस स्टेट में प्रेवलेंट है? सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है बच्चों, ठीक है। इसको और भी क्या कहा जाता है? नोन एज EKAHARYA, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? सिंगल डांसर, अकेला डांसर, और इसमें बहुत सारे रोल परफॉर्म करता है। सिंगल डांसर प्लेज मैनी रोल, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो ये भारतनाट्यम के जो ये पोज है ना, ये पूछ लेते हैं कि किस मंदिर पे ये डिपिक्टेड है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको सुनना और लिखना। ये पोज डिपिक्टेड, ये पोज डिपिक्ट किस मंदिर पे हुए हैं, ये भी पूछ लेते हैं। तमिलनाडु का मंदिर जिसका नाम है चिदम्बरम टेम्पल, ठीक है बच्चों। ठीक है। फिर भारतनाट्यम के लिए किसने बहुत ज्यादा काम किया है? हु इज द टोलेस्ट लीडर, इस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भारतनाट्यम को पॉपुलराइज करने के लिए बहुत काम किया है, दैट इज ई कृष्णा अय्यर, ठीक है। उनके साथ साथ रुक्मणी देवी, ठीक है। पॉपुलराइज इट, इन्होंने बहुत काम किया है इसमें, ये हम याद रख लेंगे। फिर क्लासिकल डांसेस हैं कितने, ठीक है। 9th वाला जो है उसको भी साहित्य, ये जो तुम्हारा जो कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, उस 9वें को भी नोट मिल रही है। तो हम बाकी 8 के भी नाम देख लेंगे कि जी क्या क्या होते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि किस किस स्टेट से हैं। यही सेम क्वेश्चन तुम आगे भी देखोगे कि कितनी बार रिपीटेड है, ठीक है। इसी स्लाइड में हम लोग इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कथकली की। कथक, ठीक है। कथक याद रखेंगे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। यहां की साइड क्या है? कथक है, ठीक है। उसके बाद कथक के बाद सेकंड इज कथकली, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कथक एंड कथकली, कथकली कहां पे है? के फॉर कथकली, के फॉर केरला, ठीक है बच्चों। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी में आप एक चीज और याद रखेंगे कि ये ऐसा क्लासिकल डांस है कि जिसमें डांसिंग प्लस सिंगिंग दोनों होती है, डांसिंग प्लस सिंगिंग दोनों, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ इज योर मोहिनीअट्टम। बहुत ध्यान से इनको आप याद कर लेंगे, सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, ठीक है बाल को? केरला, ठीक है। उसके बाद उड़ीसी, उड़ीसी बहुत टफ है याद करना, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना, उड़ीसा से है ठीक है। फिर ये भी पूछा गया है आपका सत्रिया,
ये भी PYQ है और इस बार भी पूछा गया है। सत्रिया असम, ठीक है, मणिपुरी, उसके बाद मणिपुरी, ठीक है, चाऊ, ईस्टर्न इंडिया, CHAU, चाऊ, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया, ठीक है बालको। तो ये सब डांसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं और जो पिछले मतलब एग्जाम में और इस बार भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप ये सब चीज़ें याद रखोगे, ठीक है बच्चों। मणिपुरी तो याद रह जाएगा या नहीं कि कहाँ का है, थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करना। मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है भाई। और मिनिस्ट्री याद रख लेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनको रेगुलेट करती है, ठीक है बच्चों। तो आंसर तो आपका क्या था, भरतनाट्यम, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये इतने फैक्ट भी याद रखने हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं तुम लोगों के लिए स्टैटिक जी के पे या तो तुम मुझे बताओ, मतलब मुझे अच्छा फील होता है कि मैं लंबी लंबी क्लासेस लेता हूँ, जैसे कि मेरी सैटरडे में कैडेट डिफेंस एकेडमी जो हमारा चैनल है, कैडेट डिफेंस एकेडमी पे 9 बजे से सुबह 12 घंटे की मैराथन होगी बच्चों, किसकी, 12 घंटे की मैराथन होगी, किसकी, करंट अफेयर की। तो तुम बच्चों को जिस भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सैटरडे में लाइव होगी वो, तो तुम बच्चों से थोड़ी सी लाइव मुलाकात भी हो जाएगी, अटेंडेंस दे देना जरा वहाँ पे अपनी, ठीक है भाई बाल को, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में ही आता है। तो हालांकि है वो NDA CDS के लिए, लेकिन बच्चों वो है मतलब सबके लिए, करंट अफेयर सब एग्जाम में ही आता है। याद रखोगे भाई आप ये चीज़, 2 क्वेश्चन हुए हैं और 2 क्वेश्चन में इतना सारा डेटा हम लोगों को आपको पहुंचाना था, ठीक है। इसीलिए ये क्लास मैंने पेनटेप से ली है, क्योंकि बच्चों पेनटेप से लिखना थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली आसान लगता है, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 3 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कॉलम ए में क्या पूछा है, फोक फॉर्म, और ये कि हाँ ये इससे रिलेटेड किस तरह से है, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। तो 4th में ना ये देखो आपके सोहार, ये बर्थ सेलिब्रेशन के टाइम पे गाया जाता है ना, जब जन्म होता है तब गाया जाता है। तो बर्थ सेलिब्रेशन देखो सोहार में कहाँ पे है, सोहार में बर्थ सेलिब्रेशन बेटा ये रहा। फिर ये देख लो कि 1 पे 2 कहाँ है, देख रहे हो विनोद। मुझे सिर्फ इतना पता था कि सोहार जो ये फोक है, जो ये फोक फॉर्म है, ये तब गाया जाता है जब जन्म होता है, यानी कि ये लिख रहा बर्थ, तो सोहर से बर्थ यानी कि पहले पे दूसरा यहाँ नहीं है, पहले पे दूसरा यहाँ नहीं है, पहले पे दूसरा यहाँ नहीं है, पहले पे दूसरा यहाँ है, ठीक है बच्चों। तो आंसर तो क्या हो जाएगा, डी। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी चीजें जान लेंगे। सोहार जो है, नेक्स्ट स्लाइड ले लूं क्या बच्चों, सोहार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पूछ लेते हैं कि ये किस एरिया में है। महिलाएं जब गाना गाती हैं, जब सेलिब्रेट करती हैं, जब बर्थ होती है, उसके लिए विमेन प्राइमरीली इन कहाँ पे, यूपी और बिहार। बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर भी पाएंगे। यूपी बिहार में ये जो अवध वाला रीजन है, अवध वाला, और जो भोजपुरी रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। अरे ये तो होता था ना बच्चों, जब किसी का बच्चे का जब जन्म होता था तब होता था, ठीक है। फिर आप याद रख लेंगे चक्री, चक्री कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये क्या है बच्चों, ये स्टोरी टेलिंग है। पीछे मैच द कॉलम में जगह नहीं दी हुई है, मैं तुम्हें जगह भी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर टॉपिक सेम रखता है, ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग होता है म्यूजिक के साथ साथ, ठीक है। ठीक है। और चक्री में आप याद रखेंगे, चक्री जम्मू एंड कश्मीर में भी है, और चक्री एक पर्टिकुलर सा राजस्थान में भी है, ठीक है, जहाँ पे ये डांस परफॉर्म होता है, डांस परफॉर्मेंस होती है राजस्थान की कौन सी ट्राइब के द्वारा, कंजर ट्राइब के द्वारा, कंजर ट्राइब के द्वारा, ठीक है। तो याद रखोगे बच्चे, एग्जामिनर कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देगा। तो चक्री में या तो जम्मू कश्मीर है और या तो राजस्थान का डांस है, विच इज परफॉर्म बाय कंजर ट्राइब, ठीक है। फिर लमन है, लमन हिमाचल प्रदेश, HP कहाँ पे, प्राइमरीली कुल्लू जो वैली है वहां पे, ठीक है बच्चों। और कजरी, कजरी आपका यूपी बिहार, और ये कब होता है कजरी, जब अराइवल, ज्यादातर जो फेस्टिवल होते हैं बच्चों वो मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। तो
हार्वेस्ट मतलब जब आप फसल काटते हैं, या फिर सोइंग फेस्टिवल जब आप फसल बोते हैं, ठीक है। तो ये अराइवल कब होता है, जब लश ग्रीन, अराइवल मतलब कि अरे जब फसल आ गई है, ठीक है। तो आप ये सब चीजें याद रखोगे, सोहार, चक्री, चक्री जम्मू कश्मीर और राजस्थान, लमन, कजरी, ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देख लो जरा, चक्री, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि चक्री क्या है, तो बी पे देख लो, फोर चक्री क्या है बच्चों, ये रहा। कश्मीर ग्रुप सिंग विद रबाब, सारंगी और तुम्बाक नारी, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें तुम्हें एक चीज और बताई कि बच्चों ऐसा ही एक फोक फॉर्म राजस्थान में भी है, डांस विच इज परफॉर्म बाय कंजर ट्राइब, ठीक है। सी पे वन, लमन इकोड लव सॉन्ग संग बाय गर्ल्स एंड बॉयज ऑन हिल टॉप्स। अब हिल टॉप्स आप लोग जानते ही हो, हिल टॉप्स यानी कि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू वैली, ठीक है। और कजरी, कजरी के लिए फिर ये हो जाएगा, ऑल नाइट विमेन्स सॉन्ग इन रेनी सीजन डांस्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों। ये स्टैटिक जीके है, इसमें ये जो 40 क्वेश्चन है, इनको अगर तुम बहुत अच्छे से कर लोगे तो बच्चे पेपर किसी के घर तो नहीं बन रहा, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अपने अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है बालको। पांचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें जरा देखो क्या पूछा गया है कि इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर। जिक्र इनमें से कहां पे पॉपुलर है, जिक्र पॉपुलर है बच्चों कहां, असम में, ठीक है, असम में है। और ये है क्या, ये भी हम लोग याद रख लेंगे, ये डिवोशनल फेस्टिवल को टिक कर लो बच्चों। इन क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको एनालिसिस नहीं सिखा पा रहा हूं मैं, ठीक है। आप स्टार पॉइंट में बना के लिख लेना कि भाई ये क्लासिकल डांसेस और फेस्टिवल पूछे जाते हैं, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये एक डिवोशनल फोक सॉन्ग होता है, डिवोशनल फोक सॉन्ग असम में, जो कि एम्बोडीज यानी कि जो इंक्लूड करता है किसको, सूफी टीचिंग्स को। अब ये पूछ सकता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें ये भी लिख लेना, इंट्रोड्यूस बाय अजान फकीर, अजान फकीर, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी, ठीक है बालको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक, ये देखो कौन कहता है भाई कि पढ़ी हुई चीजें काम नहीं आती। जरा मुझे सही सही बता दो ईमानदारी से, पिछली बार तुमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कुछ पूछा गया था, अब मैंने तुम्हें एफटीए से रिलेटेड सारी चीजें बता दी थी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कैका, कैपा, है ना, सारी चीजें, और उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था बिम्स्टेक, और मैंने वो बिम्स्टेक भी खोल दिया था पूरा। सिर्फ कारण कितना सा था, सिर्फ कारण इतना सा था, मुझे उम्मीद थी कि ये आगे भी कहीं पूछा जाएगा, और ये देखो ये पूछा गया है, बी फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। याद आया कुछ। और मैंने इसमें तुम्हें मेंबर्स जो जो बताए थे, मेरी नाक मत कटा देना, ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट ठीक कर लेना बच्चों। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बच्चों जरा ध्यान करो, ये भी बताया था कि एग्जामिनर अगर मेरा दोस्त है तो वो तुम्हें पाकिस्तान और चाइना देगा, पाकिस्तान और चाइना नहीं है, ठीक है भाई, पाकिस्तान और चाइना नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। देख रहे हो विनोद किस तरह से तुम्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट नमाशेक लेटर अडेप्टेड टू अ फिल्म, ठीक है, ये किसने लिखी थी जिसकी बाद में फिल्म भी बनाई गई थी, पिक्चर भी बनाई गई थी। आंसर है बच्चों आपका झूंपा लहरी, आंसर है झूंपा लहरी, ठीक है। और ये मतलब किस चीज के बारे में है ये भी जान लो। आप लोगों ने इमिग्रेंट्स की स्टोरी है, इमिग्रेंट्स जानते हो जो अपने देश छोड़ के किसी और देश में जाते हैं, तो ये इमिग्रेंट्स की कहानी है जो कि कहाँ से, वेस्ट बंगाल से कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, यूएसए से। अब अगर वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली हैं, तो इसमें नाम भी दिए हुए हैं बच्चों कि अशोक एंड अशीमा गांगुली, अशोक एंड अशीमा गांगुली, और उनके बच्चे जो उनके बालक हैं दैट इज अमीरबोन एंड गोगोल, ठीक है,
बच्चों के तो खैर नाम मतलब लेस लाइकली टू बी, बट आप बस कहानी याद रख लेना, ठीक है। गोगोल एंड सोनिया हैं अगर बच्चे भी मतलब तुम लोग देखो तो गोगोल एंड, हालांकि भाई एडिक्विटी तो फिर हद ही कर देगी अगर ये भी पूछने लगे कि ये जो कहानी आई थी जिसकी बाद में मूवी भी बनाई गई थी, उसमें अशोक और अशिमा गांगुली के बच्चों का क्या नाम था। लेकिन भाई ये कुछ भी पूछ सकते हैं तो तुम लोग तैयार रहना, गोगोल एंड सोनिया, ठीक है बच्चों। तो याद रहेगा आपको ये, याद रहेगा बच्चों। नेम शेक इनटू अ फिल्म, आंसर झूमपा लहरी, और कहानी क्या है मैंने तुम्हें कहानी भी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चेकमेट किसको बोलते हैं। भैया चेस कोई खेलता हो या ना खेलता हो, इतना तो सबने देखा और सुना ही होगा कि चेकमेट किसको बोलते हैं। चेकमेट मतलब कि अब आप खल्लास होने वाले हो, यानी कि एंड ऑफ गेम। जिस क्वेश्चन में बच्चों एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसमें हम लोग जितना चाहिए 19-20 में उसमें हम 21 करते हैं, लेकिन अब बताओ इसमें मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है भाई साहब आपका, कि इनमें से बता दो कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम करेक्टली पेयर मैच की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों कौन सा है, सी वाला है, कि सेल्यूलोज जो होता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अब बायो में अगर आप जानते हो कि अगर आपने पूरी बायो भी नहीं पढ़ी है तो भाई साहब सेल, टिश्यूज और एग्जामिनर का फेवरेट बीमारी डिजीजेस, ये सब चैप्टर कर लेना। तो ये बहुत ही आसान सा एक सवाल था कि सेल्यूलोज प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी के गलत हैं। जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस में इन्होंने क्या बताया है कि गेन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, ये श्रिंक हो जाता है और ये पुल अवे होता है। ये याद रखना, श्रिंक होता है और एक वर्ड जहां पे एग्जामिनर खेल सकता है दैट इज पुल अवे। ये बोल देगा कि पास आता है, ठीक है। पुल अवे फ्रॉम इट्स रिजिड सेल ड्यू टू वाटर लॉस। इसमें क्या होता है बच्चों, वाटर लॉस होता है। अब इसमें दिया क्या हुआ है, गेन ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। वाटर लॉस भी क्यों होता है अगर तुम्हें ये भी अगर पता है तो, थोड़ी सी अगर तुमने बायो पढ़ी है तो इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, लिख दूं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है, ठीक है बच्चों। तो बायो का क्वेश्चन है, बहुत इजी सी मतलब ये चीज है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये देखो सेल वॉल को इन्होंने क्या बताया हुआ है, कंपोज मेनली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्ब से होती है बनी हुई, कंपोज मेनली ऑफ प्रोटीन से नहीं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया है लोकेटेड आउटसाइड द सेल वॉल, गलत एकदम बताया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये हैं हमारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सच एज स्टबल बर्निंग। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये मतलब आपकी आंसर की जो ऑफिशियल है उसमें कुछ और दिया गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कुछ और है, ठीक है। क्योंकि स्टबल बर्निंग जो होती है, जिससे तुम जानते हो कि दिल्ली में मतलब इतना कोहरा हो जाता है कि विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। इस पे जुडिशरी ने भी अपना जजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जैसे कि स्टबल बर्निंग, इनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता एक्यूआई पे। एक्यूआई बच्चों एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी हालत खराब हो जाती है, ये रेड जोन पे चला जाता है जब पास के प्रदेशों में, हरियाणा पंजाब में जब स्टबल बर्निंग होती है, विजिबिलिटी दिल्ली में एकदम कम हो जाती है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट होता है बच्चों। इसमें गैसेस जो खतरनाक होती हैं जैसे कि तुम्हारी कौन कौन सी, मीथेन है ना, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद CO2, CO2 के बाद PM होता है बच्चों पार्टिकुलेट मटेरियल या पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, ठीक है।
तो ये तो मतलब इसका इम्पैक्ट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरे हिसाब से तो गलत है। और फिर दूसरा देख लो जरा, असर्शन के बाद रीजन, स्टबल बर्निंग इज अ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट डजंट रिलीज सब्सटेंट पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये पोल्यूटेंट भी एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है, पोल्यूटेंट ये रहे और इसका इम्पैक्ट भी ठीक होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर की में जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि आंसर की में ये दिया गया है कि जो असर्शन है ये सही स्टेटमेंट है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता AQI पे, ठीक है। और जबकि AQI में जो पोल्यूटेंट्स हैं, AQI में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनमें भी ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये तुम्हारा PM 2.5। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों गलत हैं, ठीक है बालको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक, ये देखो, अरे आएगा या नहीं, अभी अभी बताया है मैंने तुम्हें कि कथक जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो डेवलप की है किस रीजन में, बताओ जरा, साउदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया। अभी अभी पीछे बताया है, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, फटाफट फटाफट मुझे इसका आंसर दे दो। इसीलिए मैंने वो तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ में बताया था बच्चों, ठीक है, प्राइमरीली इन योर नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि मुझे पता है कि क्लासिकल डांसेस जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, लिटरेरी वर्क है और ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, पोएम है, नोवेल है या स्टोरी कलेक्शन है, इस तरह की बातें ये हमें बतानी है, ठीक है। याद रखोगे क्या कि बुक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, ठीक है, बुक से इन सबसे बच्चों अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ला की, ये तो मतलब फेमस ये है, इसको तो आप याद रख लोगे, रिटन बाय विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, यानी कि पहले पे दूसरा देख लो, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, पहले पे दूसरा है, यानी कि मुझे अगर सिर्फ यही याद है कि भाई साहब नौकर की कमीज शॉर्ट स्टोरी अगर कलेक्शन, ना ना ना, हाँ नोवेल थी शायद, एक सेकेंड, लेट मी रिमाइंड टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, हाँ 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 नोवेल थी। तो नौकर की कमीज इज अ नोवेल, तो यानी कि पहले पे दूसरा देख लो बच्चों कहाँ है, पहले पे दूसरा यहाँ नहीं है, पहले पे पहला ये रहा, पहले पे दूसरा अब 2 जगह है, विडंबना है अब ये भी, ठीक है। अब उसके बाद ये देख लो कि लगभग जय हिंद क्या है, लगभग जय हिंद इज अ पोएट्री कलेक्शन, तो लगभग जय हिंद अगर पोएट्री कलेक्शन है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों B, ठीक है। C पे थर्ड, पेड़ पर कमरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ठीक है। और D पे वो आदमी चला गया इज अ पोयम, ठीक है बच्चों। तो आप ये चीजें याद रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल फील्ड, ठीक है। सेंटर सर्कल फुटबॉल फील्ड में, मान लो आपकी ये अगर फुटबॉल फील्ड है, ठीक है, तो इट इज योर सेंटर सर्कल, है ना, ये सेंटर से, तो ये इसकी पूछ रहा है, इसको अगर हम यार्ड्स में याद रखेंगे तो इट इज 10 यार्ड्स, है ना, अरे ये नहीं होता, इट इज योर 10 यार्ड्स, और 10 यार्ड्स अगर इसको हम मीटर में याद रखेंगे तो इट इज 9.15 मीटर। याद रखेंगे स्टैटिक जीके में बच्चों, स्टैटिक जीके में गेम्स में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल इन अ फुटबॉल इट इज 9.15 मीटर या फिर 10 यार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो फिर आ गया, क्लासिकल डांसेस एक स्लाइड में तुम्हें बहुत अच्छे से कराया और देखो दोबारा आ गया कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है जो ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश से। यहीं पे इस क्वेश्चन को ठीक कर देना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, ये भी मैंने तुम्हें बताया था अभी। जरा बता दो इसमें क्या आंसर है। इसमें आंसर है तुम्हारा कुचिपुड़ी, ठीक है। इसमें डांसिंग भी होती है और इसमें सिंगिंग भी होती है और ये आंध्र प्रदेश का है। आई होप इसमें आप कुछ भी गलती नहीं करोगे। यहीं पे याद कर लेंगे आप मणिपुरी का क्या है, कथकली कौन से स्टेट में है और मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट में है, ठीक है बच्चों। यहीं के यहीं इसको आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, गणेश चतुर्थी। ऐसा नहीं है एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, जो चीज करंट में होती है करंट को वो रिलेट करके पूछता है। गणेश चतुर्थी ये मतलब डेसेंट ऑफ गंगा, गंगा के अवतरण में, या फिर शिव और पार्वती के विवाह से, या फिर भगवान गणेश के जन्म से, भगवान गणेश के जन्म से, ठीक है। द रिटर्न ऑफ कृष्ण टू मथुरा, देख रहे हो, तो ये तो आंसर आई होप आप लोग लगा ही लोगे चाहे आप पढ़ाई के आसपास भी नहीं हो। 16th क्वेश्चन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द मेजर सिटीज,
ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है भाई साहब। तो आप इससे याद रखोगे कि जो 4 मेजर शहर हैं उनको जोड़ा जा रहा है मैप पे, और जो शेप जो आएगी वो बच्चों क्वाड्रिलेटरल की आएगी। याद रख लेना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें हमारे पास मौका है और भी चीज़ें जानने का। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों यहाँ से। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कैसी बॉडी है बच्चों? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई है। तो हम एक्ट याद रख लेंगे, कौन से ईयर का है? 1998 का है। फिर हम इसमें देख लेंगे कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं बच्चों। इसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं हमारे, ठीक है। चेयरमैन के साथ साथ 5 मेंबर अदर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है ना। 5 में से उसके अलावा 5 मेंबर ये होते हैं परमानेंट, उसके अलावा 4 मेंबर होते हैं बच्चों जो कि कैसे होते हैं? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर तुमसे पूछ सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है NH का? दैट इज योर NH44, ठीक है। NH44 कितने किलोमीटर का? 4112 किलोमीटर का। कहां से कहां तक बच्चों? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। बच्चों जो भी तुम्हारा एग्जाम आने वाला है उसमें बता रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिलेंगे। ये 11 स्टेट्स को जोड़ता है और 30 शहरों को जोड़ता है, 11 सिटीज को, ठीक है। तो आंसर आपको हो जाएगा ए, इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ, अरे 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 BRO के बारे में जानने के लिए मौका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो बता दो इसके बारे में कुछ। तो BRO के बारे में जान लो। पहली चीज तो एग्जामिनर तुम्हें बोल देगा कि BRO भी अगर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट वाली पे, MORTH के अंडर। तो आपको ये याद रखना है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? डिफेंस के अंदर। ये डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए है। कब बनी थी? ये 1960 में बनी थी, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है जिसको आप याद रखेंगे, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। जिसमें PM कौन होते हैं? PM खुद इसके चेयरमैन होते हैं। जिस भी बोर्ड में, जिस भी स्टेट बॉडी में बच्चों PM चेयरमैन होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और जो तुमने सुना होगा अटल टनल, एग्जामिनर बोल देगा कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है वो भी किसने बनाया है? NHAI ने बनाया है। याद रखना किसने बनाया? BRO ने, ठीक है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये बच्चों अटल टनल लॉन्गेस्ट है, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है बच्चों, 9.2 है आई गेस, है ना, या फिर 9.0 है, 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का है ये, ठीक है। और मोटो देख लो क्या है, BRO का मोटो भी पूछ लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज अचीवेबल। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो कुछ भी, मतलब जैसे कि स्टैटिक जीके की क्लास के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करत करत अभ्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़मत हो तो सुजान, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप निरंतर मेहनत करते जाओगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मोटो भी याद रख लेंगे हम, श्रमेना सर्वम सध्यम, पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। मोटो तो फेवरेट पार्ट होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि सब थिंग हासिल की जा सकती हैं, एवरीथिंग इज अचीवेबल। अगर आप कठोर परिश्रम का साथ नहीं छोड़ते, हार्ड वर्क का, ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? NHAI। लेकिन इससे रिलेटेड हमने इतनी सारी चीजें और जान ली हैं, तभी तो आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। ये देखो, अब बता दो जरा कि जब मैं डेप्थ में पढ़ाता हूं तो उसका फायदा होता है या नहीं? अरे बता दो जरा उधर से ही, ठीक है, रिकॉर्डेड में ही बता दो मुझे कि हाँ सर फायदा होता है। बता दो जरा कि ये पिछली क्लास में ग्लोबल पीस इंडेक्स बताया नहीं क्या? झूठ बोल दो, मना कर दो, मेरी मेहनत का नाश कर दो। बता दो कि सर, कह दो कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ाया ना। बता दो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स और जेंडर गैप रिपोर्ट मैंने बताई ना। मना कर दो। बता दो ये मैंने सब चीज़ें बताई नहीं है क्या? ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो आपका कौन निकालता है? अच्छा मुझे बस तुम ये बताओ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स बता दो जरा। अरे बताया था या नहीं? ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालता है या नहीं? आंसर बता दो अब इसका।
1 सेकंड दे रहा हूं मैं तुम्हें। आंसर है बच्चों डी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? आपका विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका कौन निकालता है? वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है, यानी कि ये रहा आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और ये, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स पिछली क्लास में रटवाया था बच्चों, ये बताया था, और अगर अब भी तुम इसका आंसर नहीं दे पाए तो मेरी मेहनत को खराब कर रहे हो भाई तुम लोग। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रहा आपका यूएनडीपी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। लेकिन बच्चों इसमें याद रैंक भी रख लेना, इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है। 2015 में 81 थी, तो इसमें तो हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 है इंडिया की रैंक, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बताया था पिछली बार 115 है, और एचडीआई में 130 है, बताई हुई हैं ये सारी बातें आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक? हिंट दे दूं क्या बच्चों? हिंट है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें वर्डलेस आलाप होते हैं, वर्डलेस आलाप, आलाप समझते हो ना आप लोग, ठीक है। और ये पीक पे, अपने पीक पे कब था ये क्लासिकल वोकल म्यूजिक? अकबर के टाइम पे। सब कुछ बता रहे हो सर, आंसर नहीं बता रहे? अरे तुम लोगों से गैस करवा रहा हूं, अब तो बता दो। पीक पे था अकबर के टाइम में, ठीक है। और इसमें होता क्या है? स्पिरिचुअल प्रेयर्स, स्पिरिचुअल प्रेयर टू डीटीज, ये डाइटीज, ठीक है, डाइटीज तो नहीं होता, डीटीज है ना, भगवान। और ठीक है, ये ओरिजिनली किस भाषा में आया था? संस्कृत। लेकिन ये शिफ्ट हो गया था किस पे? ब्रिज भाषा पे, शिफ्ट हो गया था ब्रिज भाषा पे ड्यूरिंग मेडाइवल टाइम। सब कुछ बता दिया सर, आंसर नहीं बताया। अरे भैया अगर तुमने ये भी गलत किया ना, ये देखो, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, अरे वोकल समझते हो तुम? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के रूप में प्रमुख है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जो मैंने तुम्हें भी डांस में पढ़ाए हैं, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो अगर इसका आंसर भी तुम लोग ध्रुपद नहीं मतलब दे पाए तो भैया मतलब मैं डिजिटली इस कैमरे से बाहर निकल के तुम्हें झंझोड़ नहीं सकता, वरना अभी मतलब मैं तुम्हारी दही तोड़ देता मैं, ठीक है। ये तो एलिमिनेशन टेक्निक से, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो भी तुम इसको ध्रुपद को आंसर टिक कर लेते, ठीक है। हर जगह बच्चों थोड़ी कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, व्हाट इज द फर्स्ट पब्लिक पोएट्री कलेक्शन बाय विनोद कुमार शुक्ला? नाम याद आया बच्चों? हर चीजें किसी ना किसी कारण से बताई गई हैं, ठीक है। पीछे लगभग जय हिंद वाली कोई चीज थी, ठीक है। और फर्स्ट पब्लिश पोएट्री कलेक्शन बाय विनोद कुमार शुक्ला, उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी है लगभग जय हिंद। जरा याद कर लो आप लोग कि लगभग जय हिंद क्या था बच्चों? पोएट्री थी या कविता थी या क्या थी? पिछली ही स्लाइड में बताया है, ठीक है। अब अगर तुम अब भी इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती, ठीक है बच्चों। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड पेड ट्रिब्यूट टू थिरू के कामराज, ठीक है। थिरू के कामराज के बारे में बताई गई है, उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो निम्नलिखित में से उनका योगदान क्या था? ठीक है, के कामराज के बारे में बता दूं मैं तुम्हें कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये दोबारा से भी पूछा जा सकता है। ये बच्चों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व सीएम ऑफ कहाँ के? मद्रास के, ठीक है। और ये इन्वॉल्व थे किसमें? गांधी जी के साथ सोल्ट सत्याग्रह में भी थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में थी, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें ये स्लोगन आया था डू और डाई। अरे याद आ रहा है या कुछ नहीं? ठीक है, इसमें इनको जेल हुई थी के कामराज को, कितने साल की? 3 साल की, ठीक है। और हम लोग याद रख लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे ये। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानते हो ना? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 मेंबर्स, जिन्होंने संविधान को लिखा था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। याद आया कुछ? जिसमें कमेटीज थी, मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज, याद आया कुछ भाई? ठीक है। और 1963 में
जब 1962 का वॉर हुआ था उसके बाद दोबारा से इकोनॉमी को या फिर मतलब चीज़ों को रिवाइव करने के लिए कामराज प्लान आया था, आप लोग ये भी याद रखेंगे, कामराज प्लान टू रीबिल्ड, दोबारा से बनाने को आईएनसी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, वॉर हो गया था 1962 का, ये तो तुम लोग जानते ही होगे। तो इतनी बात बताने के बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि के कामराज क्या थे। अब तुम अगर मुझे अभी ये बता दो कि जी ट्रेड लिबरलाइजेशन और डिजिटल गवर्नेंस के थे, तो मैं तुम्हारी दही तोड़ दूंगा, गलत है ये। फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या मतलब, लिटरेचर में क्या मतलब, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। एक क्वेश्चन के साथ ऐसे ही रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, जीएस बाय हिमांशु सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग अबाउट कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। मृदंगम अगर मैं तुम्हें फोटो पे दिखा पाता तो सिमिलर टू ढोलक, ठीक है, गूगल करके देखना। मृदंगम इज अ मेलोडिक परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू आउटलाइन द राग। अरे ये आउटलाइन नहीं, ये रिदम के लिए होती है। रिदम समझते हो आप लोग, जैसे मान लो गाना अगर चल रहा है तो उस गाने की लय में ही जब ढोलक मृदंगम में इस तरह से बजाया जाता है उसके लिए होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ये आउटलाइन द राग को आउटलाइन करने के लिए नहीं होता, इट इज टू प्रोवाइड रिदमिक अकम्पेनमेंट। समझ गए क्या तुम लोग? रिदमिक मतलब जब गाना अगर चल रहा है उसी की एकदम मतलब उसी के हिसाब से जब ढोलक बजती है उसके लिए है मृदंगम। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। नदास्वरन इज अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, इसको मैं सही मान सकता हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सही मान लूंगा बच्चों तो एक सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा, यानी कि करेक्ट अगर पूछा है तो इट इज ओनली 2, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन अगर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, लो भैया फिर आ गया। अब बताओ, कितनी बार बताऊं भाई मैं, कब खोलेगा तुम्हारा खून, कब बदला लोगे तुम? पहले ही जब स्लाइड पे मैंने पढ़ाया तभी लिख दिया था कि भाई साहब यहां से क्वेश्चन आएगा आगे। वो जो एक स्लाइड लिखी है ना, उसको क्लासिकल डांसेस के बच्चों बहुत अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे पूछा है कि केरला का कौन सा है, तो केरला का तुम्हारा कथकली है, ठीक है। कुचिपुड़ी, कथक और सत्रिया भी यहीं पे रिवाइज कर लेंगे आप। Question number 23. Who was the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature for Gitanjali? Nobel Prize in Literature for Gitanjali बताएंगे फटाफट। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेकिन कब मिला फिर एग्जामिनर ये पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी में तो डेट्स भी पूछ लेते हैं 1913। यूपीएससी में बच्चों क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एसएससी में मतलब डायरेक्ट डेट्स भी पूछ लेते हैं। 1913 में मिला था, लेकिन आजकल तो भाई एसएससी का कुछ नहीं पता, एसएससी भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। ये है क्या गीतांजलि, अगर कोई ये पूछ ले, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसको क्या बोलते हैं, गीतांजलि, ठीक है। और ये मतलब किस चीज के लिए इसको सराहना मिली थी, प्रेज्ड, ये सराहा गया था, प्रेज फॉर स्पिरिचुअल डेप्थ। स्पिरिचुअल समझते हैं आप लोग, भगवान से रिलेटेड। और जान लो इसके बारे में, ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे इस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को जीतने वाले। और रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या किया, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, ये तो पता ही होगा तुम्हें, है ना। और बंगाली फॉर्म में अमार सोनार बांग्ला, ठीक है बच्चों। और क्या, शांति निकेतन स्कूल, इन सब से भी आप रविन्द्रनाथ टैगोर को रिलेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जलियांवाला बाग में अपनी नाइटहुड वापस करने के लिए बताओ कौन कौन थे, नाइटहुड, ठीक है, उस पर भी गिव अप करने के लिए। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनसे रिलेटेड हमने इतने सारे फैक्ट्स भी जान लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो, अभी भी तुम्हें पीछे बताया था कि बच्चों ऐसे रेडियस पूछ ली जाती है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्ट्राइकिंग और शूटिंग सर्कल इन हॉकी, ठीक है। शूटिंग सर्कल देखो क्या होता है, इफ इट इज योर मतलब ये तुम्हारा सेंटर है, उसके बाद ये जो होता है डी तुम्हारा ये वाला, इट इज योर शूटिंग सर्कल, ठीक है। तो ये कितने मीटर्स का है, तो ये पूछा है 14.63 मीटर्स, ठीक है बच्चों।
25 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। तुमने वो देखी है मूवी, अरे वो जोन अब्राहिम वाली मूवी नहीं है जिसमें मानिया सुरवे, देखी होगी। तो जब उसमें वो दूसरे गैंगस्टर से जब टकराता है तो क्या बोलता है कि उस दिन मैं मतलब दुआ करूंगा कि उस दिन गुड़ी पड़वा भी ना हो और उस दिन रमज़ान का पहला दिन भी ना हो, ठीक है, कि जंगल में शेर बदल रहा है। जिसने मूवी देखी होगी उसको ये एकदम याद आ गया होगा। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल के बारे में बच्चों चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। क्या चीज़ें बताई गई हैं जरा देख लेते हैं हम भी कि भैया पहला स्टेटमेंट है आपका, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर बेस्ड ऑन लूनी सोलार कैलेंडर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। और जो टर्म है गुड़ी पड़वा ये रेफर करती है सेक्रेड स्क्रिप्चर रिसाइटेड ऑन दिस डे। नहीं भैया ये तो गलत बात है। और तीसरा, ट्रेडिशनली सेलिब्रेशन होता है कंजप्शन ऑफ स्वीट फॉर गुड लक ना। समझेंगे जरा इसको, ठीक है। ये लिख लो इसको, मतलब फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं तुम लोग जानते हो। ये डेकोरेट की जाती है, इसमें डेकोरेटेड बैनर है ना या फिर फ्लैग, ठीक है। और ये किसके लिए, मतलब ये किस चीज को पोज करते हैं, विक्ट्री को, विक्ट्री को, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग ऑफ ईयर को, और न्यू बिगिनिंग ऑफ ईयर को। और जो तीसरा स्टेटमेंट है ना बच्चों ये तो बिल्कुल ही वाहियात दिया है, देखो क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग में उसमें स्वीट्स नहीं खाते, स्टार्टिंग में खाते हैं नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते। नीम का पत्ता कड़वा है, एसएससी का चेयरमैन डैश। अरे भाई एकदम से आ गया यार दिमाग में। हाँ नीम के पत्ते खाते हैं जिसको जैगरी यानी कि गुड़ के साथ मिक्स करके खाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो तीसरा स्टेटमेंट बच्चों कैसा हो गया, गलत हो गया। तो यानी कि आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट कौन सा है, सिर्फ पहला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ पंजाब। इसको भी गलत करोगे क्या, नहीं भैया बता दो, इसे भी गलत कर दोगे क्या। अरे मोहिनीअट्टम, यक्षांगन, कुचिपुड़ी, ये साफ साफ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, भंगड़ा। तो कल्चर ऑफ पंजाब से रिलेटेड कौन सा होगा, भंगड़ा, ठीक है। तो इस पर तो मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ट्रिनिटी जानते हो, जब तीन लोग, मतलब ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। चलो जरा देख लेते हैं इसको कि ये कैसा स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, त्यागराज, मुथुस्वामी और श्याम शास्त्री लिव्ड इन द 17th सेंचुरी। देखो बच्चों कितनी चालाकी से एग्जामिनर ने तुम्हें फंसाया है। एसएससी भाई साहब बिल्कुल यूपीएससी बनने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रिनिटी में तीन लोग हैं, तो तीन लोग बच्चों ये बिल्कुल ठीक हैं। त्यागराज भी है इसमें, मुथुस्वामी भी है और श्याम शास्त्री भी हैं। ये ट्रिनिटी तीन लोगों की बिल्कुल सही है, लेकिन सेंचुरी पे खेल गया कि ये 17th सेंचुरी में नहीं बच्चों, ये 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में थे। देख रहे हो विनोद किस तरह से तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों ट्रिनिटी याद रख लेंगे, ट्रिनिटी बिल्कुल सही है, लेकिन ये 17th सेंचुरी गलत है। और दूसरा, द ट्रिनिटी एलिवेटेड द क्रितिफॉर्म टू द हाईएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2 हो जाएगा। मुथुस्वामी को आप इसमें याद रख लेंगे, मुथुस्वामी को आप इसमें रिलेट करेंगे संस्कृत से, और जो ये बाकी के दो हैं इस ट्रिनिटी में, इनको आप रिलेट करेंगे किससे, तेलुगु से, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28, बिहू बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा गया है। बिहू फोक म्यूजिक किसका है, ये आपके असम का है, ठीक है। उसके साथ साथ केरल का भी अगर हमें एक दो याद रखना हो तो सोपानम, मुदियत्तापत्तू, ठीक है। थोड़े से नाम बच्चों इनके ऐसे ही होते हैं, मुदियत्ता पत्तू, सोपानम, ठीक है। और गुजरात का तो बहुत आसान है, गरबा, डांडिया, गरबा और डांडिया। और पंजाब का तो अभी पीछे बताया हमने, भंगड़ा,
ठीक है, तो ये हमने चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीख लिया, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, बिहू के बारे में अगर तुम कुछ और जानना चाहो तो ये मतलब मंथ अगर पूछ ले तो कौन से में, एट द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और ये सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को। ठीक है, अब इसके टाइप्स पूछ लेते हैं कभी कभी। एक एग्जाम में CHSL था शायद, उसमें टाइप्स पूछे हुए थे। ठीक है, तो बिहू के टाइप्स में आप लोग याद रख लेंगे रोंगाली, कोंगाली, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, तीसरा भोगाली। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है, ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को, सेलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, ये लो दोबारा से वही क्वेश्चन पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेट विंटर सोलिस्टिस के लिए, न्यू हार्वेस्ट के लिए, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल के लिए, या एंड ऑफ मॉनसून के लिए। अब भी गलत करोगे कि भाई इस क्वेश्चन को तुम लोग, है ना। न्यू हार्वेस्ट मैंने बताया, ज्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट 30, हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पहले तो जान लो कि ये किस चीज के बारे में है ना। आप किताब को बच्चों तब याद रख पाओगे तब उसके बारे में तुम्हें अगर थोड़ा बहुत पता होगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस चीज के लिए है कि जो प्रभाव है, प्रभाव किस चीज का, कास्ट सिस्टम का, कास्ट सिस्टम का जो प्रभाव है वो क्या हो सकता है उसके लिए है। जो पैट्रियार्कियल है यानी कि पुरुष प्रधान जो समाज है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कास्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है किस पे, लव पे, प्यार पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ये बात है कि छोटी छोटी चीजें किस तरह से बड़े प्रभाव जीवन में लेके आती हैं, उस चीज के लिए है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सर आपने सब कुछ बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इसके ऑथर कौन हैं। भैया इसके जो आपके ऑथर हैं वो हैं आपकी अरुंधति रॉय। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोग सारी चीजें याद रखोगे। मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्नाटिक म्यूजिक के बारे में, वही जो अभी हमने पीछे देखा था कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में थोड़े से स्टेटमेंट हैं भाई। ठीक है, अब ये देखो जरा, पहला स्टेटमेंट, वर्मन इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द कार्नेटिक कंसर्ट टू समराइज की राग। ठीक है बच्चों, इसको हम याद रखेंगे कैसे कि वर्मन ना, इसमें ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये कहा है कि वर्मन लास्ट में परफॉर्म होता है, लास्ट में आप याद रखेंगे कार्नेटिक म्यूजिक में, लिख लो इसको, कार्नेटिक म्यूजिक में लास्ट में उसको कंक्लूड करने के लिए जो परफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मंगलम। ठीक है, ये होती है मंगलम, क्या होती है, इट इज प्रेयर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है, और स्टार्टिंग में वर्मन होता है, स्टार्टिंग में जब कार्नेटिक म्यूजिक की जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वर्मन होता है। ठीक है, अब ये देखो जरा क्या दिया हुआ है कि वर्मन इज टिपिकली परफॉर्म एट द एंड। अरे गलत हो गया बच्चों या नहीं, वर्मन स्टार्टिंग में होता है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ये है आपका अलप, अच्छा हाँ ठीक है, अलपना इन्वॉल्व्स इम्प्रोविजनल एलोबरेशंस ऑफ अ राग विदाउट रिदम या विदाउट ताल के। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि बच्चों पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आंसर होगा आपका क्या, आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें याद रखोगे कार्नेटिक म्यूजिक में स्टार्टिंग में मंगलम, वो स्टार्टिंग में वर्मन और लास्ट में मंगलम। एग्जामिनर दोबारा अगर इसे पूछेगा तो दोबारा इनको ट्विस्ट करेगा, अगर एग्जामिनर मेरा दोस्त है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बात की गई है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेज स्टोरी टेलिंग थ्रू हैंड जेस्चर्स, मुद्राज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, बताओ जरा। अरे भाई आसान क्वेश्चन है, अभी अभी पीछे हमने ऐसा कुछ जिक्र किया था कि जब मैंने तुम्हें क्लासिकल डांसेस पढ़ाए थे, भरतनाट्यम, ठीक है, बिहू, कोली, गरबा, ये सब पढ़े हुए हैं। आंसर क्या है, भरतनाट्यम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बात की गई है कि बताओ इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, ठीक है ये करेक्ट है, लेकिन जरा अंतर समझ लो। माइक्रो होती है छोटे स्तर पे, है ना। मान लो इकोनॉमिक्स क्या है कि लिमिटेड सी सैलरी में अगर मैं अपने घर के खर्चे, सेविंग और सारी चीज़ें मैनेज अगर कर पाता हूँ एक घर के हिसाब से छोटे स्तर पे, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर पूरे देश की जब हम नेशनल इनकम देखते हैं, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, दैट इज़ बड़े स्तर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब ये देखो तुम जरा कि इन्फ्लेशन रेट किस तरह से, मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है देश में, ये बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हो सकता है। ठीक है, और प्राइस ऑफ टी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में गलत। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको तुम ऐसे समझो, जब आप एक पेड़ की स्टडी, अगर आप खाली एक पेड़ की स्टडी कर रहे हो कि ये पेड़ कब फल देता है, ये कब अपने पत्ते छोड़ता है और इसको कब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब एक पेड़ की स्टडी होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जब पूरे जंगल की स्टडी होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और बेटा नेशनल इनकम जब मैं तुम्हें कभी पढ़ाऊंगा तो नेशनल इनकम में हम पढ़ते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जिनमें से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम इट इज योर एनएनपी, है ना। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ देखो जीडीपी, देश की जीडीपी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे आ सकती है, तो आंसर बच्चों क्या होगा, सी होगा। ठीक है, एक पेड़ की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे जंगल की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बालको। 34th, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ हॉकी फील्ड। हॉकी फील्ड की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है, इट इज 55 मीटर्स, 55 मीटर्स होती है। ठीक है बच्चों, हाँ भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन खो खो, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा स्पोर्ट्स से बहुत साधारण से पूछे जाएंगे, तो ये बेसिक सी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। इन खो खो हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन टीम एंड हाउ मेनी ऑन द फील्ड। जैसे कि क्रिकेट में 15 प्लेयर हैं तो 11 फील्ड पे हैं और 4 बाहर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने पूछा है कि खो खो में टीम में कितने प्लेयर होते हैं और फील्ड में कितने होते हैं। ठीक है, आंसर है इसका आपका 12 प्लेयर टीम में होते हैं और 9 फील्ड पे होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा आपका बच्चों बी। ठीक है, 12 प्लेयर्स इन टीम एंड 9 ऑन फील्ड। नेक्स्ट, ये देखो स्टेटमेंट आ गया फिर से, नेक्स्ट आ गया फिर से तुम्हारा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जब हम अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बच्चों इसमें कृति क्या है, हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन है कार्नेटिक ट्रेडिशन में, बिल्कुल सही है। और तिलाना ऑफ्टन कंक्लूड अ कार्नेटिक रिसाइटल एंड एम्फेसाइजेस रिदमिक स्लेबीज, बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट में क्या परफॉर्म होता है, शुरू में क्या परफॉर्म होता है, यह आपको पता होना चाहिए अगर आपने स्टैटिक जी के बच्चों पढ़ी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बोथ 1 और 2। ये देखो एसएससी सिर्फ बदतमीजी इसलिए कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ऐसा होता था कि जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है वहाँ पे सी आया करता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको ए पे ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, उड़ीसी, ए भगवान इतना टफ क्वेश्चन, अरे तुम लोग इसको कर पाओगे क्या भाई, कर पाओगे तो ठीक है वरना एक नंबर छोड़ देना, ये तो है ना। उड़ीसी क्लासिकल डांस कहाँ का है, उड़ीसा का है। क्लासिकल डांस इस क्लास के बाद जितने मैंने कराए हैं, जितनी चीजें बताई हैं बिल्कुल रट लेना। देख रहे हो 5वां क्वेश्चन है ये, इसी स्लाइड में, इसी पीपीटी में 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डिड नॉट रिसीव, इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, नोबेल प्राइज पूछ रहे हैं लिटरेचर में, इनमें से किसको नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला है तो इसमें आंसर है आपका हारुकी, हारुकी को नहीं मिला है, ओरहन को भी मिला है, एलिस को भी मिला है और काजुओ को भी मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, हारुकी हालांकि मतलब ये भी टॉप कंटेंडर्स में आते हैं। ठीक है, टॉप कंटेंटर्स में आते हैं और ये थोड़ा सा डिबेट का विषय भी रहा है कि इनको मतलब नोबेल प्राइज इन लिटरेचर क्यों नहीं मिला। इनके जो फैंस हैं उनको हम हारुकिस्ट के नाम से जानते हैं, इनके जो फैंस हैं उनको हम हारुकिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है बच्चों। ठीक है, ये देख रहे हो स्वदेश दर्शन में क्या दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दी हुई है। स्वदेश दर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आएगा क्या भाई, गलत है ये। अरे स्वदेश अगर दर्शन है तो कल्चर नहीं बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म आएगा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आएगा, ठीक है। जनमन इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रख सकते हो आप। जनमन स्कीम किसके लिए है? ट्राइबल अफेयर्स के लिए है। जो पीवीटीजीज होती है प्राइमरीली जो थोड़ी सी ज्यादा पिछड़ी हुई जो ट्राइब होती हैं बच्चों, है ना, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनकी एजुकेशन, उनका लाइवलीहुड, ये पीवीटीजीज के लिए हैं। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पीवीटीजीज सबसे ज्यादा पीवीटीजी सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं। कमेंट करके आप लोग मुझे ये चीज बताएंगे, ठीक है। तो जनमन के बारे में याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पीवीटीजीज के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक। भाई साहब कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के लिए ये तीसरा या चौथा सवाल है, ठीक है। और हम पीछे से एक चीज बार बार मैं तुम्हें बोलता आ रहा हूं, मृदंगम मृदंगम मृदंगम, ठीक है। और ये रिदम के लिए था इसका, वो भी मैंने तुम्हें अभी पीछे पढ़ाया था, ठीक है। आंसर है मृदंगम। 41, ये देखो फिर आ गया, आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज फॉर स्पिरिचुअल डिवोशन एंड कनेक्शन टू वैश्वनाइट मूवमेंट। भैया ऐसा है कि मतलब इस टाइम पे ऐसा है कि या तो मतलब हिंदुज्म में लोग पूजा कर रहे हैं शिव जी की तो शैविज्म, या तो विष्णु जी की यानी कि वैष्णविज्म, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है, आंसर है इसका सत्रिया। तुम मुझे ये बताओ कि जो ये सत्रिया डांस है, अभी मैंने पीछे तुम्हें ये बताया है, अरे बताया है कि नहीं, झूठ बोल दो, है ना, नाट जाओ, मेरी मेहनत का नाश कर दो कि सर बताया नहीं। भाई क्लासिकल डांसेस की वो जो एक स्लाइड लिखी है उससे ये 6 क्वेश्चन है, देख रहे हो। तो तुम खुद भी समझ सकते हो कि नेक्स्ट उसमें ये क्वेश्चन में आए, ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। सत्रिया डांस असम, इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमंत शंकरदेव, ये भी याद रखना, श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। असम इंट्रोड्यूस्ड बाय, और बस ये याद रख लेना 2000 में, ईयर 2000 में जो हमारे 8 क्लासिकल डांस थे उनमें से 1 ऑफ 8 क्लासिकल डांस में आया था, ठीक है। कौन से ईयर में? 2000 में, ठीक है बच्चों, याद रहेगा क्या आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की यहां पर बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड। ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड बहुत फेमस फेस्टिवल है बच्चों, ये तुमने सुना भी होगा, दैट इज योर हॉर्नबिल, ठीक है। कौन सा है? हॉर्नबिल है। अगर आप युगाड़ी को भी जानना चाहते हो कि युगाड़ी कौन सा है, तो युगाड़ी इज योर आंध्रा, तेलंगाना में और कर्नाटका में, ठीक है। तीज कहाँ पे होती है? अरे तीज का त्योहार तो तुम्हें पता ही होगा, राजस्थान में और यूपी में, ठीक है बच्चों। ओनाम बता दो, अच्छा कहाँ पे है? ओनाम केरला में, ठीक है। कमिंग ऑफ महाबली, कमिंग ऑफ महाबली, ठीक है। एक और अच्छा पोंगल, पोंगल भी याद रख लेना, पोंगल कहाँ पे है? पोंगल तमिलनाडु में है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फेस्टिवल्स आप याद रखेंगे। नागालैंड का पूछा गया है तो हॉर्नबिल है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। याद रखना, इसको स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि विच, अच्छा, द फर्स्ट नॉन रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में कबड्डी के पहले रूल्स फ्रेम हुए थे? तो इट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। ये रही तुम्हारी आंसर की। और अब ऐसा करना, इसमें मुझे तुम लोग बताना बच्चों कि हमने ये जो तुम्हारी एडिक्यूटी की न्यू पैटर्न की सीरीज थी, इसमें पॉलिटी हो गई, है ना, हिस्ट्री हो गई, इसमें इको हो गई, स्टैटिक जीके हो गई। अब मुझे तुम नेक्स्ट के लिए बताओ कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फटाफट फटाफट। बहुत सारे कमेंट मुझे तुम लोगों से इस पे चाहिए। मैं बच्चों अपने करने का काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूँ, है ना, लेकिन कहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाना है, नहीं पहुँचाना है, ये मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला है। लेकिन भाई जैसा जैसा वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है फिर उसी तरह से मेहनत करने का मन करता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हो? एसएससी के लिए हम कौन से, मैं सोच रहा हूं एक सदाबहार सीरीज, सदाबहार सीरीज के बारे में मैं सोच रहा हूं। ऐसे टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो 10 साल पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और 10 साल बाद भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंसस पहली वीडियो ले आऊं क्या मैं, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो, खुश रहो।